वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसे एक पूरे वीडियो में कर पाना मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं लगभग सभी टॉपिक को, सभी कॉन्सेप्ट को टच करूं और उनको अपने टॉपिक में इंक्लूड करूं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो पहला जो सवाल है वो है, न्यूक्लियस इज़ मेड ऑफ। न्यूक्लियस किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए है ओनली इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डी इज़ ओनली न्यूट्रॉन। बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या होता है? आपके नाभिक में क्या होता है? नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होती हैं। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियस बनता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से। दूसरा सवाल है, न्यूट्रॉन एक्ट एज न्यूट्रॉन एस एक्ट डैश बिटवीन टू प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन किस चीज़ का काम करता है दो प्रोटॉन्स के बीच में? ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूसिंग एजेंट, बी है बाइंडिंग एजेंट, सी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी दो प्रोटॉन के बीच में बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। होगा क्या, क्योंकि प्रोटॉन भी आपका पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन भी आपका धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो दो प्रोटॉन जब आएंगे, सिर्फ प्रोटॉन मान लेते हैं, अगर न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता, प्रोटॉन होता, सिर्फ प्रोटॉन्स होते, तो वो एक दूसरे को क्या करते, क्योंकि वो उनका चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते, और वो एक दूसरे को रिपेल करते, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। लेकिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होने की वजह से प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉन दो प्रोटॉनों के लिए बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। तीसरा सवाल है, न्यूक्लियस इज स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, डी है न्यूट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है ऑल। तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है किसकी वजह से? न्यूट्रॉनों की वजह से। ठीक है जी। अगला सवाल है अब चौथा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैज रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो अनुपात होता है उसका नंबर, ऑप्शन नंबर ए है लेस देन 1, बी है मोर देन 1.5, सी है बोथ, डी है नन। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, ध्यान रखिए, फिर से कह रहा हूँ, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो 1 से कम और 1.5 से ज़्यादा होता है। 1 से कम और 1.5 से ज़्यादा अगर किसी का न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का रेशियो है या प्रोटॉन ओब्लिक न्यूट्रॉन का रेशियो है, तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई हैज़ रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन ओब्लिक प्रोटॉन। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो अनुपात होता है वो 1 से 1.5 के बीच में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसमें क्या होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जबकि परमाणु भार या एटॉमिक मास जो आपका होता है वो आपका सम होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, के सम के बराबर होते। तो वहाँ से आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो अनुपात होता है वो 1 से 1.5 के बीच में होता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपका 11 और एटॉमिक मास है उसका 23, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या भी हो गई आपके पास 11, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 12। तो अगर आप देखेंगे, आप न्यूट्रॉन ओब्लिक प्रोटॉन का रेशियो देखेंगे तो 12/11 वो एक से ज़्यादा होगा, 1.5 से कम और 1 से ज़्यादा होगा, इसीलिए वो स्टेबल न्यूक्लियाई है। जैसे ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, तो ये एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनरली स्टेबल एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर more than 83, less than 83,
मोर देन 50 लेस देन 50। जो ये मानते हैं लगभग ये मानते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 83 होता है। फिर से कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 83 से कम का, 83 से कम वाले 83 से कम भी जिनका भी एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई है, और 83 से ज़्यादा जिसका है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब अगला सवाल है, एलिमेंट मोर देन एटॉमिक नंबर 83 आर, और ऑप्शन नंबर 1 है स्टेबल, अनस्टेबल, बोथ एंड नन। तो 83 से कम स्टेबल और 83 से ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। 7वां सवाल है, लास्ट स्टेबल एलिमेंट, जो मतलब जो लास्ट स्टेबल एलिमेंट है वो है इन चारों में से लेड है, ये पीबी है, लेड है। लेड इसलिए है आपका क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 83। 8वां सवाल है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई बिकम स्टेबल ऑन रेडियो एक्टिव डिके। जब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसमें जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब उसमें रेडियो एक्टिविटी फॉल होती है, जब कोई अनस्टेबल, देखो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस या अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में बदल जाता है और रेडियो एक्टिव डिके के बाद। 8वां सवाल है, मैजिक नंबर। ये याद रखिए, मैजिक नंबर कौन कौन से हैं, 2, 8, 20, 50, 82, 126। फिर से कह रहा हूँ, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, इनको हम मैजिक नंबर कहते हैं। बेसिकली मैजिक नंबर क्या होते हैं, अगर इनमें से मान लीजिए इनमें से न्यूट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या अगर मैजिक नंबर के बराबर हो गई तो वो जो न्यूक्लियस होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे। मान लीजिए किसी हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो गई है 2, जो कि मैजिक नंबर के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए हीलियम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। तो जो जिसका भी जिनमें भी न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या इन नंबरों के बराबर हो जाए, वो न्यूक्लियस क्या होंगी, हाईली स्टेबल होंगे। अगला सवाल है, एलिमेंट हैविंग न्यूट्रॉन ओब्लिक प्रोटॉन रेशो इक्वल्स टू द मैजिक नंबर आर हाईली स्टेबल। अगर जिनका वो हाईली स्टेबल होते हैं। अब हो गया है सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पोजिट्रॉन और गामा पार्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका 2He4 न्यूक्लियस होता है। अगर अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी एटम में, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 कम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। 2 यहाँ पे ये 2 है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है। ये फिर से समझ जाता हूँ मैं आपको। अगर किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उसका एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएंगे। फिर से उदाहरण के लिए अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, जबकि एटॉमिक मास उसका मास नंबर है 238 है। तो अगर इससे जब अल्फा पार्टिकल निकला तो इसका एटॉमिक नंबर अब थ्योरियम बदल गया, यूरेनियम थ्योरियम में बदल गया, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक नंबर मास आपका 234 है। अब आपका हो गया है। हाँ, यहाँ पे वो आपसे पूछ भी सकता है कि क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, प्रोटॉन, ये अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो रही है और मास की में 4 की कमी हो रही है। नंबर में 2 और मास की में 4 की कमी हो जाए तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में जब मैं एक प्रोटॉन के रिएक्शन कराता हूँ तो वो आर्गन में बदल जाता है, तो एटॉमिक नंबर देखेंगे 40 और एक 41, 41 में 4 गया 37 और एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता। अब आता हूँ मैं बीटा पार्टिकल पे। बीटा पार्टिकल जो होता है वो बीटा पार्टिकल होता है वो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 E0। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बेसिकली क्या होता है, जब आपके एक न्यूट्रॉन अगर आपके एक प्रोटॉन बीटा पार्टिकल्स आर रिलीज व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या से, तो तब आपका बीटा पार्टिकल निकलते हैं। जैसे ये बीटा पार्टिकल हो गया 6C14 से 7N14। इसमें एटॉमिक मास में कितना कम हुआ है, एटॉमिक मास आपका
1 बढ़ गया है और एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा, जबकि एटॉमिक मास में कोई अंतर नहीं आया है आपका। अगला आता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन काउंटर पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का। जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदलता है तो वो एक पॉजिट्रॉन को रिलीज करता है। इसको हम बीटा प्लस से भी दिखाते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से तो तब पॉजिट्रॉन निकलते हैं। देखो भाई, इन्हीं कॉन्सेप्टों पे सवाल आने हैं। जैसे अब आता है, हम अगले पे आते हैं, के कैप्चर। के कैप्चर क्या होता है? जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, तो इसे के कैप्चर कहते हैं। मैंने फिर से कह रहा हूँ, जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, उसे के कैप्चर कहते हैं। जैसे देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, के सेल में मेरा इलेक्ट्रॉन है, के सेल से इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी जगह पे खाली वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी में कौन आ जाएगा? एल सेल से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसको हम के कैप्चर कहते हैं। अब मुझे आपको 2-3 चीज़ें और बताने हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लियाई बतानी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आइसोटोप। आइसोटोप को हम समस्थानिक कहते हैं हिंदी में। आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए, 6C12, 6C13, C614। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इन हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोपों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। इसीलिए अब देखो, अगर एटॉमिक मास की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होती है और एटॉमिक नंबर की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होते हैं। इसीलिए आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग। अब आते हैं हम आइसोबार या संभारी पे। संभारी क्या होते हैं कि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास, उनका जो एटॉमिक मास होता है, आइसोबार है ना, एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। आइसोबेस बार क्या है? हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। आइसोबार का एग्जांपल है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसका एटॉमिक मास है 40, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, उसका मास भी 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास 20, उसका मास भी 4। देखो, इन तीनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, मतलब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। यहाँ पे सबका मास सेम है, एटॉमिक मास क्या है? सेम है। अगर वो आपसे ऐसा भी सवाल दे सकता है कि 4 आपको दे दिया, उसमें से पूछा कि ये दोनों आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसोटोप्स हैं, क्या है? इसी पे से सवाल आएगा। अगला आता है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेकिन डिफरेंट क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन सेम, आइसोटोन्स। टोन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन डिफरेंट होता है। अब आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? इनमें सब सेम होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन की संख्या सब सेम होता है लेकिन सिर्फ एक चीज़ में अंतर आ जाता है और वो क्या होता है? स्पिन स्टेट क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। अब कभी कभी अगर वो आपसे स्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछ ले तो मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी अगर उसने आपको 4 एलिमेंट दे दिए, अब आपको नहीं पता कि कौन सा आपका स्टेबल है या नहीं है। अगर मेरा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हो जाए, एटॉमिक मास भी इवन हो और एटॉमिक नंबर भी इवन हो, माने क्या हो गया है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों इवन हो जाए तो वो हाईली स्टेबल एटम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 6C12 की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है? इवन है। लेकिन अगर मेरा एटॉमिक मास इवन ऑड कुछ भी हो जाए या एटॉमिक मास मेरा इवन ऑड कुछ भी हो जाए तब मेरा स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है अगर इवन ऑड चल रहा हो मेरा। और जब मेरा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही ऑड हो जाए तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। ध्यान रखिए, दोनों इवन तो हाईली स्टेबल, दोनों ऑड तो हाईली
आपका अनस्टेबल और इवन और चल रहा है तो वो स्टेबल और अनस्टेबल कुछ भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं नाभिकीय विघटन या न्यूक्लियर फिजन की बात करता हूँ। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जब कोई हैवी न्यूक्लियस पे जब कोई सब एटॉमिक पार्टिकल का बम्बारेशन होता है, वो तो स्मॉल न्यूक्लियस में बदल जाता है और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई मतलब ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उस पर कोई हेल्प पार्टिकल जाता है तो वो स्मॉल न्यूक्लियस में बदल जाता है। वो कोई बड़ा पार्टिकल एक जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, इस घटना को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास है 235। अगर इस पर हम एक न्यूट्रॉन की रिएक्शन करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाता है और अपने साथ 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल गया। हाँ, अब यहाँ पे आपने 1 न्यूट्रॉन खर्च किया था लेकिन आपको 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो रिएक्शन होती है, ये चेन रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन रुकने का नाम नहीं लेंगी। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब समझिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि एक चेन रिएक्शन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें सबसे पहले होता है फ्यूल रॉड, और फ्यूल रॉड क्या होता है, यूरेनियम 235 फ्यूल रॉड का काम करता है। कंट्रोल रॉड जो कंट्रोल रॉड होती हैं वो बोरोन से या कैडमियम से बनाई जाती है। जो कंट्रोल रॉड है वो बोरोन से या कैडमियम से बनाई जाती है। आपको एक कॉपी पेन उठानी है और वैसे लिखना भी है जो मैं बता रहा हूँ। अगला है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, चेन रिएक्शन की स्पीड को स्लो करता है। बेसिकली ये न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो करता है। जैसे 2 ही चीज़ें हैं जो मॉडरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, एक है हैवी वाटर और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। हैवी वाटर और ग्रेफाइट दोनों किसका काम करते हैं, मॉडरेटर या मंदक का काम करते हैं। और एक होता है कूलेंट, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए हमको हैवी वाटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कूलेंट का काम करेगा, जो ठंडा करने का काम करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलग्न कहते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ के उन्होंने 1H1 इन्होंने 1H2 बना दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए। अच्छा, इस रिएक्शन को, क्योंकि ये 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए उस स्टेबल न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उनको रिएक्शन कराने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और वो टेम्परेचर कितना होता है, 10⁶ केल्विन। ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर या तो सूरज पे पाया जाता है, सन पे पाया जाता है, या चांद में पाया जाता है, सितारों में। स्टार जो है, मून की बात नहीं हो रही, स्टार की बात हो रही है। और हाइड्रोजन बॉम्ब का जो फिनोमिनन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। अच्छा, अब देखते हैं, अगर मुझे कुछ फार्मूला ये बताना है आपको। सबसे पहले रेडियाई ऑफ न्यूक्लियर के लिए फार्मूला है R0a⁴ जहाँ पे R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होना था। 5 नहीं है, 15 है, ये 15 मीटर है, जहाँ पे एक है एटॉमिक मास है। तो आप किसी भी न्यूक्लियस की एटॉमिक रेडियाई निकाल सकते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम जो होते हैं वो AMU में होता है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये 931 है, ये तो ठीक है। डेल्टा एम क्या होता है, यहाँ पे मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट से निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।